हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि सॉलिड का किस प्रकार से लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड के अंदर किस प्रकार से डिजॉल्व होता है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और उसके साथ साथ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। इसके बाद फिर हमने लास्ट में जहां पर हमने छोड़ा था कि सॉलिड सॉल्यूट का वाटर के अंदर या फिर कोई भी सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर क्या सॉल्युबिलिटी होती है, उसके बारे में 3 टॉपिक था। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। ये 3 प्रकार से इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए, कि किस प्रकार का सॉलिड सॉल्यूट का नेचर होना चाहिए, जिसको कि हम किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हमें खूब अच्छे से देखना है। देखिए, आपका जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक होता है आयनिक सॉलिड सॉल्यूट और एक होता है आपका नॉन आयनिक सॉलिड सॉल्यूट। तो इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं और थोड़ा सा वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक होता है आपका आयोनिक सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, और एक होता है नॉन आयोनिक। ठीक है, जो आयोनिक सॉलिड सॉल्यूट होता है उसके पीछे 2 प्रकार का बॉन्डिंग होता है। एक जो आयोनिक सॉलिड सॉल्यूट है, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, उसके बीच में ये हम येलो कलर से, ब्लू कलर से बॉन्डिंग कर दिए। और एक है हमारे पास सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ये है। अब हमको बॉन्डिंग क्या करना है, हमको इस आयोनिक सॉलिड का हमें ये वाला बॉन्डिंग कराना है। येलो कलर से जो बॉन्डिंग बनाया है ये वाला हमें बॉन्डिंग कराना है। इस बॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्डिंग के लिए हमें ब्लू वाला बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। इस बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक हम इस बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला आपस में जुड़ेंगे नहीं। और इसको ब्रेक करने में अगर हम हमारा जो सॉल्वेंट है इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाती है, तब तो वो जो है कि सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हो पाता है तो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब हमारा ये है, जैसे कि हमारे पास नमक है। नमक क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है। इसको हमें वाटर में डिजॉल्व करना है। तो उसके केस में क्या होता है ना कि नमक के अंदर होता है Na+Cl-। ये आयनिक सॉलिड है। वाटर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि यह वाटर इसके बीच में दरार पैदा कर देता है, इसके बीच में ब्रेक कर देता है, और ब्रेक होने के बाद ये बन जाता है Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ये चीज काम वाटर कर देता है, यानी कि वाटर के पास इतनी एनर्जी है कि वह NaCl के बीच का अट्रैक्शन को खत्म कर दे। और जब तक इसके बीच का अट्रैक्शन नहीं खत्म होगा तब तक ये वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज क्या कहलाता है कि जब आयोनिक सॉलिड के अंदर का जो लैटिस पॉइंट पर जो बैठे हुए एलिमेंट हैं उसके लैटिस एनर्जी को जब तक नहीं ब्रेक किया जाएगा तब तक वो जो है कि कंपाउंड नहीं बनेगा, तब तक जो है कि वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। इसके लिए चीज आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि जो आयोनिक सॉलिड होगा उसको लिए हमें उसको ब्रेक करने के लिए सॉल्वेंट के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। और सॉल्वेंट में जनरली H2O लेते हैं, H2O लेते हैं, यानी कि H2O का एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इस आयोनिक सॉलिड से। तब इस केस में हम एक दूसरी भाषा में बात कर सकते हैं। वो दूसरी भाषा ये है कि सॉल्वेंट का हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में। लैटिस एनर्जी किसके अंदर होता है? आयनिक सॉलिड के अंदर। लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा तभी डिजॉल्व होगा, तभी जो है कि ये आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है कि सॉल्वेंट में यह आयनिक सॉलिड डिजॉल्व होगा। अब बात करते हैं हम लोग नॉन आयोनिक सॉलिड का। नॉन आयोनिक सॉलिड के केस में क्या होता है कि नॉन आयोनिक सॉलिड के केस में यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन आयोनिक सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर।
तो जो पोलर होता है, जो पोलर सॉल्वेंट है वह, सॉरी, जो पोलर सल्यूट है, जो पोलर सल्यूट है, सॉलिड सल्यूट है, वह सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और जो नॉन पोलर सॉलिड सल्यूट है, नॉन पोलर सॉलिड सल्यूट है, वह सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इस चीज को हम लोग एक कंसेप्ट के द्वारा समझते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। सेम चीज के साथ रहना चाहेगा। तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो तुम क्लास 1 में जाकर के नहीं बैठोगे, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। तुम लड़के हो तो लड़कियों के बीच में जाके नहीं बैठोगे, नहीं तो फिर दोस्त सब मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लड़के हो तो लड़के के साथ ही रहोगे। समझ में आया ना। यही चीज है क्या, पोलर सॉल्वेंट पोलर सल्यूट को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सल्यूट को डिजॉल्व करेगा। जैसे H2O पोलर सॉल्वेंट है। शुगर, शुगर क्या है, शुगर आपका नॉन आयनिक पोलर सल्यूट है। ये दोनों डिजॉल्व होकर के हमारा क्या बन जाएगा, रस, शरबत बन जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से पेट्रोल, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके अंदर कैसे डिजॉल्व होता है, इसके अंदर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सल्यूट, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नॉन पोलर वाले हैं वो वाले इसके अंतर्गत डिजॉल्व होते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम लोग कहेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर डिजॉल्व कर क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे, इसके बारे में देखते हैं। एक सेकेंड, ये पता नहीं क्यों इतना नौटंकी करता है। हाँ ठीक है, आइए, नौटंकी इसका खत्म हो गया। अब हम लोग इधर देखते हैं। देखिए थ्योरी क्या है, द सॉलिड solute can be classified as ionic and non-ionic solids. Ionic solids solutes less soluble in solvent. जो आयनिक सॉलिड सल्यूट है वह कम सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में ज्यादा होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, यानी कि दूसरे भाषा में इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। वह अपोज करता है किसके लिए, सल्यूट को डिजॉल्व होने से, सल्यूट को डिजॉल्व होने नहीं देना चाहता है, ठीक है, दूसरी भाषा में। और दूसरा नीचे लिखा गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयनिक सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कि अलग अलग सॉलिड में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस। इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके आधार पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, और उसके बीच में दो आयनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर लार्जर आयन होगा यानी कि उसका जो ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे के आयंस होंगे तो जो है कि साइज में बड़े होंगे। जब साइज में बड़े होंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तब हाइड्रेशन एनर्जी हावी हो जाएगा और वह उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। आगे देखो, द आयनिक सल्यूट्स हैविंग हाई लैटिस एनर्जी, आयनिक सल्यूट का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट, आर लेस सॉल्युबल, और ये कम सॉल्युबल होते हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि नॉन आयनिक सॉलिड अच्छे से डिजॉल्व होते हैं। द आयंस आर सॉल्वेटेड बाय द solvent molecules and in the process energy is released। इस केस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यदि आयंस जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तब आयोनिक सॉलिड अच्छे से सॉल्युबल होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मेनी नॉन आयनिक सब्सटेंस
बहुत सारे जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है, जैसे कि आपका हो जाएगा ग्लूकोज, हो जाएगा सुक्रोज, हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाएगा, बहुत सारे हैं, कितने नाम हम आपको बताएं, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाएगा, ये सभी क्या है, नॉन आयनिक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड भी हैं। डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जो कि पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जनरली इफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यदि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि सल्यूट का और सॉल्वेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि नेचर है, कैसा नेचर, या तो दोनों पोलर हो या तो फिर दोनों नॉन पोलर हो, या तो फिर दोनों क्या हो, नॉन पोलर हो, उसकी बात की जा रही है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मतलब बोथ आर पोलर और बोथ आर नॉन पोलर। द सॉल्युबिलिटी इज हाई, उस केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हाई होता है। एंड इफ बोथ आर डाइसिमिलर, यानी कि दोनों सेम ना हो, यानी कि मान लीजिए कि हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा जो सॉल्वेंट है वह आपका क्या हो, सॉल्वेंट आपका पोलर हो और सल्यूट नॉन पोलर हो, सल्यूट क्या हो, सल्यूट आपका नॉन पोलर हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में वो डिजॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। अब पानी में प्लास्टिक को घोलते रहिए, कब तक घोलेंगे, नहीं घुलेगा, लेकिन वह पेट्रोल में संभवतः घुल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अब पानी में पेट्रोल घोलिए, नहीं घुलेगा, ये तो एक सिंपल बात है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे सल्यूट और सॉल्वेंट से खेलना होगा, लड़ना होगा, इसके बारे में हमको सीखना होगा, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इज फाउंड टू लो, इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, लो हो जाता है जब दोनों डाइसिमिलर हो। दिस इज नोन एज लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। एनसीईआरटी में यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया गया है, हमने ये टर्म वहीं से लिया है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, सल्यूट का नेचर हमने देख लिया, अब सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट का नेचर में अगर हम देखें तो इसके लिए हमको जो भी सॉल्वेंट है उसका हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में चर्चा करना होगा। क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि DEC जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही तेजी से होगी, किसके प्रति, पोलर सल्यूट के प्रति, ठीक है, या फिर आयनिक सल्यूट के प्रति, आयनिक सल्यूट या पोलर सल्यूट के प्रति। और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होगा उस केस में नॉन पोलर सल्यूट अच्छे से डिजॉल्व होंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या किया गया इसमें। आयनिक सॉलिड्स डिजॉल्व, थोड़ा सा इसको और मोटा करते हैं ना, आयोनिक सॉलिड डिजॉल्व्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, आयनिक सॉलिड जो है कि अच्छे से डिजॉल्व होते हैं इन ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग ए हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपेयर में जब उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या हो जाएंगे, एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट ऑफ लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके कंपेयर में यदि हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो उसमें आयनिक सॉलिड अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में, लार्जर एक्सटेंट का मतलब ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व होंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80 होता है, वाइल दैट मेथेनॉल का कितना आता है, 33.5 होता है। देयरफॉर एन आयनिक सॉलिड्स डिजॉल्व मोर रेडली इन वाटर देन इन एल्कोहल, यानी मेथेनॉल, मेथेनॉल के रेस्पेक्ट में वाटर में जो है कि जल्दी से आयनिक सॉलिड डिजॉल्व होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक आयनिक सॉलिड है, मान लीजिए कि आप NaCl ले लीजिए, NaCl वाटर में जल्दी डिजॉल्व होगा, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, वाटर में अच्छे से डिजॉल्व होगा, किसके कंपेयर में, मेथेनॉल के कंपेयर में, ठीक है ना। बेंजीन हैज लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेंजीन के पास वेरी लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 2.3 होता है, जिसके चलते बेंजीन में जल्दी कोई चीज डिजॉल्व नहीं होता है, बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सल्यूट डिजॉल्व होगा, एंड हेंस आयनिक सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, इसलिए आयनिक सॉलिड बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। आगे देखिए पैराग्राफ चेंज करके,
देखिए, ये हमारा जो नोट्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं कभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इससे नोट्स को आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ करके जाइए, आपका एग्जाम एकदम अच्छे से होगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ कहते हैं। फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड, जो नॉन आयोनिक सॉलिड है उसके लिए आपका प्रिंसिपल फॉलो लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, यानी कि नॉन आयोनिक सॉलिड का मतलब पोलर हो नॉन पोलर हो, उसके लिए लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी काम करता है। इफ द सॉल्वेंट इज पोलर, सॉल्वेंट यदि पोलर है, इट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट, यानी तब ये पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेगा। एंड इफ इट इज नॉन पोलर, यानी कि सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तब उस केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ देखना है। इस ग्राफ को दिखाने के लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा कम पीछे कर रहे हैं, ठीक है, और पीछे कर रहे हैं, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है आपको। देखिए, टेम्परेचर को हम बढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। और हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं भाई, वाटर के अंदर। 100 ग्राम वाटर में कितना सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, कौन सा सॉलिड सॉल्यूट, ये सभी देख सकते हैं आप लोग, जो लिखा गया है ना ग्राफ में, जो K2SO4, KClO3, Na2SO4, 10H2O, NaCl, KCl, Na2SO4, मतलब कि ये चीज यहाँ पर घट जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाया गया है। तो क्या क्या इफेक्ट होता है सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्वेंट कौन सा लिए है, वाटर में डिजॉल्व होने पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10 का मतलब होता है 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम डिजॉल्व होना। 20 का मतलब होता है 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व होना। यहाँ लिखा गया है 200, यानी कि 100 ग्राम पानी में यदि 200 ग्राम डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, तब की बात लिखी गई है। 100 ग्राम पानी में यदि 200 ग्राम डिजॉल्व हो जाए तब, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं भैया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, अगर हम K2SO4 के बारे में बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं। अगर हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम डिजॉल्व होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 ग्राम डिजॉल्व होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आता है कर्व में, वो वेरिएशन है आपका ये वाला KNO3 का। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में 20 ग्राम डिजॉल्व होता है, और ये लाइन ऐसे चलते 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 और आगे तक चलाते हैं, चलते 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 थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया, ध्यान रखेंगे। ये 200 ग्राम से भी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद देखिए NaNO3 का 0 डिग्री सेल्सियस पर 70 से 80 यानी कि 75 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है। फिर ये बढ़ करके कितना हो गई है, बढ़ करके लगभग 160 के आसपास आ गया है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड जो है कि पहले इसकी जो है कि देखिए कैल्शियम क्लोराइड में 6H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 60 ग्राम डिजॉल्व होता है, और इसके बाद फिर ये बढ़ता है, और बढ़ने के बाद देखिए जब टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाएगी, तब उस केस में अभी 2 ठो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, और उसके लिए ये ग्राफ बना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। फिर टेम्परेचर 30 से 50 के रेंज में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, तब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है वो निकलना ही रह जाएगा। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड का जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी 130 ग्राम होती है पर 100 ग्राम वाटर में, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, और लगभग 200 तक पहुंच जाती है, कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में। अगला देखिए सिल्वर नाइट्रेट का वाटर में सॉल्युबिलिटी 120 ग्राम होती है, 100 ग्राम में 120 ग्राम आप सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे
तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये 200 डिग्री सेल्सियस तक 200 ग्राम पहुंच गई है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? आप देख सकते हैं लगभग 30 के आसपास में पहुंच गई है। अब नीचे वाला देख सकते हैं KClO3 जीरो ग्राम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ गया। देखिए एक पॉइंट नोट करने वाला है, NaCl की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1-2 ग्राम इधर उधर होगा, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर NaCl लगभग 100 ग्राम में 40 ग्राम डिजॉल्व होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 40 से या तो 41-42 हो गया होगा, या फिर हाँ 41-42 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, Na2SO4 का Na2SO4 10H2O, ये आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर इसके बाद यहाँ से घट जाती है। देखिए ये आपका घट गया, क्योंकि यहाँ पर 10H2O था, तब तक सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, इसके बाद घट जाती है। NH4Cl का आपका ये ग्राफ हो जाएगा, इसको ब्लू कलर से बनाते हैं। NH4Cl का ग्राफ ये है। इसका तो KCl का ग्राफ देख लेते हैं। KCl का ग्राफ में वेरिएशन आता है, लेकिन उतना वेरिएशन नहीं आती है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, KCl की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर कम होती है, लेकिन हाँ ये फिर बढ़ जाती है। हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, देखिए ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। NaCl से कम सॉल्युबिलिटी होती है KCl की, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ ऐसी वेरिएशन आती है। ठीक है, उम्मीद कर अच्छा KBr बचा है, इसको भी देख लेते हैं। KBr की ग्राफ ये है, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम 100 ग्राम वाटर में, और 200 डिग्री सेल्सियस पर 90 ग्राम, लगभग 90 ग्राम है आपका कितने में, 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर के बारे में क्या दिया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट वेरीज एप्रिसिएबली विथ टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूट का किसी दिए हुए सॉल्वेंट में टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। ए फ्यू करोड़ ड्राम सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड टेम्परेचर, कुछ करोड़ नीचे ड्रा किया गया है, देख सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इंक्रीजेज वेरी स्लाइटली। अभी हमने आपको दिखाया ना कि NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम जो है कि बढ़ती है विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। जबकि KNO3, NaNO3, AgNO3 और KCl मतलब Ki की सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। इस चीज के बारे में हमने ऑब्जर्व किया। जनरली सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ फ्यूजन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हीट ऑफ फ्यूजन पर, यानी कि उसको हम वो उसका हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, यानी कि हीट करने पर वो कब पिघलता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तब नमक को आप हीट कीजिए तो जल्दी फ्यूज नहीं होगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, यदि कोई सब्सटेंस है वह डिजॉल्व होता है हीट को एब्जॉर्ब करने पर, तब वो क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ऑन द अदर हैंड इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे ध्यान दीजिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि डिजॉल्व होते हैं जब वो हीट को बाहर निकालता है भाई, तब उसकी सॉल्युबिलिटी हीट करने पर क्या होगी, घटेगी। ये दोनों पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको नोट करके रखना है। इफ ए सब्सटेंस, फिर से देखते हैं, एक मिनट रुकिए, ये क्यों हमारे लैपटॉप में ऐसा हो जा रहा है। क्लोज द प्रोग्राम, रीस्टार्ट प्रोग्राम, वेट फॉर रिस्पॉन्ड देने का वेट करते हैं। चलिए, इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यदि कोई सब्सटेंस जो है वाटर में डिजॉल्व होता है हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ, तब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी जब टेम्परेचर राइज होगा। जबकि यदि सब्सटेंस डिजॉल्व होता है हीट को बाहर निकाल करके, तब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया? इस प्रकार से इसको हमको समझना था। उम्मीद करते हैं ग्राफ भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि तरीका अगर आप जानते होंगे पहले से, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री के लैब का प्रैक्टिकल है। इसमें एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो होता है आपका पोर्सिलीन डिश,
यहाँ पर लिखा गया है ना पोर्सिलीन डिश। तो सबसे पहले हम आपको पोर्सिलीन डिश दिखा देते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं। आपको लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री के लैब में, तो ये पोर्सिलीन डिश ऐसा देखने को मिलता है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आया? चलिए, तो हम पोर्सिलीन डिश देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इज जनरली डिटरमाइंड बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड। साल्ट की सॉल्युबिलिटी को हम जनरली कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी सॉल्वेंट में जितनी सल्यूट डिजॉल्व हो सके उतना उसमें डिजॉल्व कर दो, बिना गर्म किए। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर जितने अमाउंट में सल्यूट डिजॉल्व हो सके वही उसकी क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका कुछ पार्ट लेंगे और उसको वजन कर लेंगे, वेट इन ए पोर्सिलीन डिश। पोर्सिलीन डिश में यूज कर वेट कर लेंगे, वजन कर लेंगे कितना ग्राम है। तो इसको वजन करने के लिए आपको लैब में मशीन होता है, ऑपरेटर्स होता है, उस पर आप मिलीग्राम से भी नीचे के चीज़ों में वजन कर सकते हैं। द सोल्यूशन इज इवापोरेटेड स्लोली टू ड्राइनेस। अब उस सोल्यूशन को क्या करो, गर्म करो, इवापोरेट करो बहुत धीरे धीरे, तब तक जब तक कि वह गर्म ना हो जाए, जब तक कि वह क्या हो जाए, सूख न जाए। ऑन ए सैंड बाथ, सैंड बाथ में। ठीक है, द डिश इज कूल्ड एंड वेट अगेन। इसको आप क्या करिए, ठंडा करिए और इसको फिर से वेट करिए। इस केस में क्या हुआ, एक आपका सॉलिड सल्यूट था और एक क्या था, सोल्यूशन था। इसको आपने पोर्सिलीन डिश में लिया। अब इसको जब गर्म करेंगे, सॉरी सोल्यूशन कहाँ से जी, सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट था ना। इसको जब गर्म करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सल्यूट तो रह जाएगा लेकिन सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा। जब सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा, सिर्फ सल्यूट रह जाएगा, तो उसको हम वजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा चीज़ करना है हमें। सबसे पहले हमें पोर्सिलीन डिश का मास निकालना है, जो कि क्या होगा, W। इसके बाद फिर हमें मास ऑफ डिश प्लस सोल्यूशन, दोनों का मास निकालना है, जो कि क्या होगा, W1 होगा। अब तब मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा W1 माइनस W। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन का मास कितना था और उसमें से W को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका डिश का मास है आपका 5 ग्राम और दोनों का मास है आपका 15 ग्राम, तो फिर सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 बराबर 5 ग्राम, तो W1 माइनस W हो जाएगा। तब अब आगे देखिए, अब जब हम उसको गर्म करके सुखा दिए, सुखाने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा उसका मास क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू। मान लीजिए कि आपके पास इसका मास है 5 ग्राम, ठीक है, इसका मास है आपका 2 ग्राम, ठीक है, सोल्यूशन का। तब सोल्यूशन सॉरी इसका मास मान लो कि 8 ग्राम है ना, तब आपका सोल्यूशन कितना होगा, 8 माइनस 5 बराबर 3 ग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब सुखाया गया, इसको सुखाने के बाद इसका मास आ गया आपका W2। W2 कितना है आपका, मान लीजिए कि आपका W2 है 6 ग्राम। ठीक है, W2 आपका 6 ग्राम है, तब रेसिड्यू का मास कितना होगा, रेसिड्यू का मास होगा, ये W का मतलब 5 है और W2 माइनस W1 कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 5, यानी कि 1 ग्राम आपका रेसिड्यू बचा। 1 ग्राम रेसिड्यू बचा यानी कि 1 ग्राम क्या बचा, सॉलिड बचा। ठीक है ना, 1 ग्राम सॉलिड बचा। अब देखिए, तब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और माइनस मास ऑफ रेसिड्यू। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अभी कितना आया था, 3 ग्राम, और रेसिड्यू कितना आया था, 1 ग्राम, यानी कि इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस केस में रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी कि इस केस में आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, W कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 ग्राम हो जाएगा। Y की वैल्यू 2 ग्राम, X की वैल्यू 1 ग्राम। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, 10 सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए x बटे में y करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, इंटू में 100 ग्राम पर 100 ग्राम, इंटू में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 50 आ गया वैल्यू, यानी कि 50 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है।
ठीक है, ये चीज था सारा कंसेप्ट इसका। ये था आपका नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और किस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं इसके बारे में था। ये चीज कौन सा टॉपिक का था? ये था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करना। अब देखिए कल हमें पढ़ना है नेक्स्ट डे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग को अवश्य पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।